गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज है 17 अप्रैल और दिन है आज का शुक्रवार। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं आज की चीज़ें जो कि हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो आज कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अर्थक्वेक लाइट्स। अब आपने अभी तक केवल अर्थक्वेक पढ़ा होगा कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे को रब करती हैं, तो इसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। जैसे दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को होते हुए, जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करे, ये इधर मूव करे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। इसके कारण स्ट्रेस जनरेट होता है और स्ट्रेस आपका क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो वो अर्थक्वेक के फॉर्म में, अर्थक्वेक जो है आपका ट्रेमर अर्थ के सरफेस में देखने को मिलता है। तो इसी टाइप का अर्थक्वेक लाइट्स है। ये बेसिकली जब स्ट्रेस जनरेट होता है, किस में, खास तौर से टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हुआ। स्ट्रेस क्या है, आपका एनर्जी है। ठीक है। तो ये एनर्जी खास तौर से जो क्वार्ट्ज बियरिंग जो रॉक्स होती हैं, इसमें जनरेट होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस के कारण क्या होगा, टेक्टोनिक इलेक्ट्रिक चार्ज आपका जनरेट होगा। जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि स्टैटिक चार्ज, जैसे अपने आप अपने बालों पे ये कॉम्बिंग कीजिए तो आप देखेंगे कोई पेज को उठाने की कोशिश करिए तो पेज उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसमें स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे लेकिन स्टैटिक चार्ज ना होके आपका मूविंग चार्ज होता है। और ये चार्ज जनरेट होने के बाद ये ट्रैवल करेगा थ्रू दी फॉल्ट्स एंड क्रैक्स। अब कोई भी रॉक सरफेस है उसमें डिफरेंट क्रैक्स होते हैं। अब ये क्वार्ट्ज वाली जो रॉक्स हैं, यहाँ पे चार्ज जनरेट हुआ। ये चार्ज आपका फॉल्ट्स और क्रैक्स के थ्रू ये पास होगा। और जो भी एयर मॉलिक्यूल्स इसके रास्ते में पड़ेंगे उनको क्या करेगा, आयनाइज कर देगा। उनका आयनाइजेशन होगा और उसके रिजल्ट में प्लाज्मा का फॉर्मेशन होगा। यही प्लाज्मा आपको विजिबल लाइट के रूप में दिखता है। और यहाँ पे कोई हीट इसके साथ नहीं जनरेट हो रही है, क्योंकि कोई भी कंबस्शन की एक्टिविटी नहीं हो रही है। ये जो चार्ज है आपका आयोनाइजेशन के कारण जनरेट हो रहा है। तो अगर आपसे पूछे कोई अर्थक्वेक लाइट क्या है, तो ये आप बोलेंगे कि ग्लोइंग लाइट्स है जो सिस्मिक एक्टिविटी से लिंक्ड है। क्योंकि हमने अभी देखा ना कि ये जब क्वार्ट्ज बियरिंग रॉक में स्ट्रेस जनरेट होता है तो कैसे वो आयनाइजेशन को लीड करता है। और ये आपको अर्थक्वेक के पहले, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक और आफ्टर द अर्थक्वेक देखने को मिलता है। और ये खास तौर से आपको ना जो रिफ्ट जोन्स वाले एरिया हैं, या जहाँ पे टेक्टोनिक्स प्लेट की बाउंड्री है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि वहीं पे तो जो है प्लेट एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या रब करेंगी, जिसके कारण स्ट्रेस जनरेट होगा। अभी भी इसका जो है पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं गया है। अभी इसका रिसर्च जो है फर्दर अभी चल रहा है। ये आपको फ्लैशेस, स्टेक्स, बार्स, पिलर्स के रूप में देखने को मिलेगा। ये आप देखिए ना, पिलर जैसा दिख रहा है, तो इस रूप में आपको दिखता है। ओक्टेन रेटिंग आपने पढ़ा होगा, एक ओक्टेन रेटिंग और आपने एक पढ़ा होगा सेटेन। सेटेन से क्या पता लगाया जाता है, जो डीजल की क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी ऑफ डीजल डिटरमाइन किया जाता है ऑन दी सेटेन। और उसी प्रकार ओक्टेन से जो पेट्रोल होता है उसकी क्वालिटी को मेजर किया जाता है। कोई भी पेट्रोल कितना रजिस्ट कर रहा है नॉकिंग को, नॉकिंग मीन्स हो गया कि इंजन जो है नॉइस क्रिएट कर रहा है या इंजन डैमेज हो रहा है। अगर कोई पेट्रोल है जिसका ऑक्टेन नंबर कम है, तो उससे क्या होगा, जो इंजन है जल्दी खराब हो जाएगा और वो फ्यूल जो है स्मूथ तरीके से नहीं कंबस्शन होगा, जिसके कारण आवाज़ भी क्रिएट होती है। तो इसीलिए हाई ऑक्टेन नंबर किसी भी पेट्रोल का इम्पोर्टेंस है फॉर दी हाई परफॉर्मेंस ऑफ इंजन। अभी इंडिया में करंटली BS6 बेसल स्टैंडर्ड 6 चल रहा है, जिसके अनुसार जो हमारे यहाँ पेट्रोल बिकता है उसकी ऑक्टेन रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 90 से 91-95 तक ऑक्टेन की रेटिंग होनी चाहिए। फॉर्म 6 ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। अभी रिसेंट में जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसीलिए हम फॉर्म 6 को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्म 6 बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है या एक एप्लीकेशन है, जो बेसिकली जो न्यू वोटर होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसी के थ्रू। जैसे आप पहली बार वोट दे रहे हैं, तो आप फॉर्म 6 भर के जो आपका नियर जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, ERO, उसको आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे। और इस फॉर्म में को सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि इसी के थ्रू आप जो है वोटर रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
और यहाँ पे इस फॉर्म में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ता है और वेरिफिकेशन दोनों आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय ये ऑनलाइन भी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे इसका भी एक जो है साइट है जहाँ से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इसको गवर्न किया जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन है जैसे वाशेनार अरेंजमेंट, ये भी एक टाइप का कन्वेंशन है जो डील करता है कि जो भी डिफरेंट कंट्रीज है उनके बीच जो भी आर्म्स का ट्रांसपोर्ट होगा एक दूसरे कंट्री के बीच या डील होगा गुड्स और टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। हेल्सिंकी कन्वेंशन ये बेसिकली जो बाल्टिक सी है वहाँ पे पोल्यूशन ना हो बाल्टिक सी में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सोर्सेस हैं जो पोल्यूशन को लीड कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उससे संबंधित है। बेसल कन्वेंशन आपका डील करता है कि जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है हजारस वेस्ट का खासतौर से उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि जो भी हजारस वेस्ट है उनका जो है बहुत केयर के साथ उनका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। अब इससे क्या होगा कि एनवायरमेंटली जो है ये साउंड डिस्पोजल हो पाएगा जो भी वेस्ट मटेरियल है खासतौर से हजारस जैसे आपके रेडियो एक्टिव वेस्ट। क्योटो प्रोटोकॉल, इसके तहत आप जानते हैं कि जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उस पर लिमिट रखा गया है कि लिमिट किया जाए और उसकी अमाउंट को रिड्यूस किया जाए ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको जो है अंडर कंट्रोल लाया जा सके। और ये कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। इसका मतलब हो गया कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं और जो डेवलप्ड और से डेवलपिंग, इनके बीच जो है इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने की वो अलग अलग है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो उन्होंने ज़्यादा कार्बन का पोल्यूशन कर दिया है। आज उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कार्बन का जो ग्रीन हाउस गैस है बेसिकली उनका जनरेशन कम होता है। तो ये डेवलप्ड कंट्री क्या है इस टेक्नोलॉजी को डेवलपिंग कंट्री को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि डेवलपिंग कंट्री में जो पोल्यूशन होने वाला हो वो ना हो पाए। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा पार्लियामेंट ने ये कह दी बोला कि भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स उसको वो अमेंड कर सकती हैं, ये पार्लियामेंट की पावर है। और इसके लिए इन्होंने आर्टिकल 368 जिसके तहत क्या होता है बेसिकली संविधान का संशोधन किया जाता है और इस प्रोविजन को कहाँ से लिया गया था साउथ अफ्रीका से, इसमें भी अमेंडमेंट कर दिया पार्लियामेंट ने। और गोलकनाथ केस जो 1976 था उसके रिस्पॉन्स में इस अमेंडमेंट को लाया गया था। लेकिन बाद में आप जानते हैं 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट आया केशव नंदा भारती केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट आप संविधान में जितने भी प्रोविजंस हैं आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशंस है आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये हम बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स आए टाइम टू टाइम जिसमें सुप्रीम कोर्ट बताता है कि ये प्रोविजन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे जो है डिफरेंट प्रोविजंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टाइम टू टाइम डिक्लेयर किए जाते हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अंडमान निकोबार में आपको कुछ माउंटेन पीक देखने को मिलेंगे, जैसे सैडल पीक ये आपका नॉर्थ अंडमान में है, माउंट दियालो आपको मिडिल अंडमान में, माउंट कोयोक ये आपको साउथ अंडमान में, माउंट हैरियट ये भी साउथ अंडमान में, एंड माउंट थुलर ये आपको ग्रेट निकोबार ये लास्ट में देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इसको कोशिश करिए नॉर्थ टू साउथ, आपको ये पता होना चाहिए जो सैडल पीक है ये हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड की और ये नॉर्थेस्ट है सबसे नॉर्थ में स्थित है। और माउंट थुलर ये ग्रेट निकोबार में है और सबसे साउथ में है। तो ये दो आपको याद हो गया और उसके बाद आप याद कर लीजिए माउंट दिवालो कोयोक एंड हैरियट। अप्पे मेडी मैंगो इसको किंग ऑफ रा मैंगो भी बोला जाता है, ये आम की एक वैरायटी है जिसको किंग ऑफ रा मैंगो बोलते हैं।
ये खास तौर से आपको शिवमोगा जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी स्पेशल फीचर्स ये है कि इसका जो अरोमा है यानी सुगंध और टेस्ट ये यूनिक है। और इसका बेसिकली यूज जो अचार है ना, पिकल्स, उसको बनाने के लिए किया जाता है। इसको जीआई टैग भी 2009 में मिल गया। और आप जानते हैं जो जीआई टैग है, ये जीआई एक्ट कब का है? 1999 का। इसके तहत अगर किसी कमोडिटी को जीआई टैग मिलता है तो वो कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन आप चाहें तो उसको इनफाइनाइट टाइम के लिए 10-10 साल करके आप बढ़वाते जा सकते हैं। एलिट ओवर प्रोडक्शन थियरी, इस थियरी को पीटर टुर्चिन ने दिया था। इस थियरी के अकॉर्डिंग जब बहुत सारे एजुकेटेड एलिट्स, जब लिमिटेड जो एलिट्स पोजीशंस हैं, आप भी जानते हैं जैसे आईएएस पीसीएस की पोस्ट हो गई, ये लिमिटेड है। अब बहुत सारे लोग अगर एजुकेटेड एलिट्स क्लास इन पोस्ट के लिए क्या करेंगे? compete करने लगेंगे तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा। इंट्रा एलिट कंपटीशन, एलिट का आपस में ही कंपटीशन जनरेट होने लगेगा। और यहाँ तक कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट और इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन भी आ सकती है। अगर बहुत सारे लोग तैयारी करने लगेंगे तो दिक्कत आ जाएगी ना। और इससे इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? इम्प्लीकेशंस क्या होगा? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राइज इन फैक्शनलिज्म, यानी कई लोगों की जो है अलग अलग आइडियोलॉजी हो जाएगी। और इससे जो है प्रोटेस्ट और रिवॉल्यूशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब पता चला 10 सीट है और जो है तैयारी करने वाले 1 लाख हैं। तो टाइम टू टाइम क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन रिलीज तो ही होगा। और ये आपका स्ट्रक्चरल जो डेमोग्राफिक थियरी है उससे भी लिंक्ड है। सेंटिनल स्पीसीज, ये ऐसी स्पीसीज हैं बेसिकली जिनका हेल्थ आप देख के ये बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, या इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है कि नहीं। अगर इनकी हेल्थ अच्छी है तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट अच्छा है। अगर इनकी हेल्थ खराब है तो इसका मतलब एनवायरनमेंट, यानी देख रहे हैं कि हेल्थ से एनवायरनमेंट का रिलेशन हो गया इकोसिस्टम का। और इससे फायदा क्या है सेंटिनल स्पीसीज से? इससे एक अर्ली वार्निंग मिल जाती है, सिग्नल्स, कि हाँ पोल्यूशन बढ़ गया है या डिसीज फैल रहा है या क्लाइमेट चेंज ऐसे लेवल पे आ चुका है कि जहाँ से एडवर्सली अब ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। और इन स्पेसीज को बायो इंडिकेटर्स भी बोला जाता है। और इनका बेसिकली यूज एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उसको मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। जो भी प्रोग्राम लॉन्च होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको भी इससे मॉनिटर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेंटिनल स्पेसीज। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मेढक, आप फ्रॉग जानते हैं ना, तो मेढक का जो स्किन होता है ये परमिएबल होता है। और हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसी टाइप का मेम्ब्रेन इनका भी है, यानी जहाँ से वाटर और केमिकल्स जो है फ्रॉग एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वाटर में पोल्यूशंस है, खासतौर से केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स या पैथोजेंस हैं, तो ये क्या होंगे? एडवर्सली इम्पैक्ट होंगे और इनकी जो है हेल्थ क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अब इनकी हेल्थ देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये जिस इकोसिस्टम में या जिस भी एनवायरनमेंट में ये रह रहे हैं वो क्या है? एडवर्सली जो है इम्पैक्ट हो चुका है बाय द पॉल्यूशंस, डिसीज, पैथोजेंस लाइक दैट। और उसी प्रकार हनी बीज, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, इनका यूज जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे केमिकल पोल्यूशन कितना है उसको मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मधुमक्खी छत्ता बनाती है बेसिकली क्या है कि जो फूलों का नेक्टर होता है उसको ये कलेक्ट करके उसी से तो इनका वो जो आपको हनी मिलता है मार्केट में वही वही से तो बनता है। अब अगर उसमें पोल्यूशन प्लांट में आ जाएगा, केमिकल्स आ जाएगा, तो ये नेक्टर में जो क्वालिटी होगी वो डाउन हो जाएगी, जिसके कारण जो हनीज भी हैं इनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। पोलर बियर, ये खास तौर से आपको आर्कटिक वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ये आर्कटिक पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को बताते हैं। न्यूज़पेपर में ही देख सकते हैं कि सेंटिनल स्पीसीज के बारे में कितना बड़ा अभिलेख, कितना बड़ा जो है एडिटोरियल निकला है। आशा भोसले जी की अभी डेथ हो गई है, आप जानते हैं, तो बहुत बड़ा लॉस है। अब आशा भोसले जी का जन्म जो है 1933 में महाराष्ट्र में हुआ। इनके इम्पोर्टेंट अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो इनको सन 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला और 2008 में पद्म विभूषण। और इनको जो ग्रैमी रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनल एक्लेम, वो भी इनको रिसीव हुआ है। और अगर आज इंडियन हिस्ट्री में बात करें खासतौर से म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो इन्होंने मल्टीपल लैंग्वेज में जो है इन्होंने सिंगिंग की है। इंडियन कोस्ट गार्ड,
इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई और इसको जो गवर्न करने वाला एक्ट है कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 है, 1978 का, लेकिन बना पहले, एक्ट बाद में आया। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा और इंडियन कोस्ट गार्ड को हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल। मोटो की अगर बात किया जाए तो वयम रक्षमम, रक्षम मीन्स वी प्रोटेक्ट। इनका फंक्शन यही है कि जो भी मैरी टाइम्स सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड करना और जो भी मैरी टाइम थ्रेट्स चैलेंजेस आ रहे हैं करंट समय पे उसको क्या करना? एड्रेस करना। अब इससे क्या होगा कि ये कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे और जो एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस होते हैं उसको भी लॉन्च करते हैं। और मेरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जैसे बीचेस पे आप जा रहे हैं, आप वहाँ पॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके तहत आपको रोका जाता है। ये वर्क करते हैं इन द कोऑर्डिनेशन विद इंडियन नेवी कोस्टल पुलिस। आपने एक पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा कि जो अभी मैंने पढ़ाया भी था, ऑपरेशन ओलिविया, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ही चलाया जाता है, जिसका टारगेट यही होता है कि जो अरीवाड़ा का इवेंट है, खासतौर से मास नेस्टिंग जब ओलिव रिडले टर्टल्स करते हैं उस टाइम पे उनको डिस्टर्बेंस न किया जाए, उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। इंडिया की ये 16 लाइन अगर आप देखेंगे कोस्टल बाउंड्री तो इंडिया 7516.6 किलोमीटर ये वाटर से बॉर्डर शेयर करता है। अब इस पूरे बॉर्डर एरिया पे इंडियन कोस्ट गार्ड जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब जैसे हम लोग को पैसे की आवश्यकता होती है तो हम दोस्तों से उधार ले लेते हैं, उसी प्रकार गवर्नमेंट को भी तो पैसे की आवश्यकता होगी क्योंकि गवर्नमेंट डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ चलाती है। तो जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट दो टाइप्स के बेसिकली बिल इशू करती है। एक को बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, जिसको टी बिल्स भी बोलते हैं, और दूसरा है डेटेड सिक्योरिटी, जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। अब ट्रेजरी बिल्स जो होता है इसको गवर्नमेंट तब इशू करती है जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टाइम के लिए जो है पैसे की ज़रूरत हो, यानी हो सकता है 1 साल, 6 महीने, 8 महीने तब। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 91 दिन, 182 डेज, 364 डेज। ये जो है आप एक याद कर लीजिए 91, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 182 आएगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 364 आएगा। ये क्या है? मैच्योरिटी पीरियड है ट्रेजरी बिल्स का। उसी प्रकार जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 से लेकर 40 साल तक हो सकता है। और यहाँ पे जो भी आप अगर बॉन्ड खरीदते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया जा रहा है तो हर बॉन्ड पे आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसको कूपन रेट भी बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है लेकिन उसको इशू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ई कुबेर एक पोर्टल है, अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो वहाँ के थ्रू गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं इशू किए जाते हैं बाय आरबीआई। और ये एक प्राइमरी मार्केट की तरह काम करता है। जैसे आईपीओ जब लॉन्च होता है पहली बार तो आप लोग क्या करते हैं? अगर जिसके पास पैसा है तो वो एक ही बार में खरीद लेगा ढेर सारे शेयर, तो वो आईपीओ क्या हो गया? आपका एक टाइप का प्राइमरी मार्केट हो गया। फिर जब वहाँ पे आपने परचेस कर लिया फिर उसी शेयर को आप सेकेंडरी मार्केट में क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उसको बेच देंगे और जब तक नहीं बढ़ता तो कुछ बुद्धिमान लोग होल्ड करके रखेंगे, इंतज़ार करेंगे। तो ये आपके पर्सनल डिसीजन पे पर्सनल कॉल होता है एक तरह से आपका। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में, ये बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम और आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन गवर्नमेंट बॉन्ड को जो प्राइमरी मार्केट में इशू हुआ है इनको ट्रेड किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में। और गवर्नमेंट बॉन्ड के केस में सेकेंडरी मार्केट को बोलते हैं NDSOM, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। अब आज के समय अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे कहीं से भी तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि अभी वर्ल्ड जो है नियो कॉलोनियलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। अब आज को इस टर्म का मतलब नहीं पता होगा तो अभी इस डिसीजन के बाद पता हो जाएगा। कॉलोनियलिज्म का मतलब आप समझते हैं, जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे डायरेक्ट टेरिटोरियल कंट्रोल कर ले। जैसे जो ब्रिटिशर थे इंडिया की टेरिटरी को क्या किए थे? कंट्रोल किए थे ना। और यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस थे
उनका क्या है, एक्सप्लॉयटेशन किए थे इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, हमारे लोगों का, ह्यूमन रिसोर्सेज का कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया इन्होंने, डायरेक्टली किया। इन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल को लेके अपने ब्रिटेन में भेजा, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और वहाँ का जो फिनिश गुड्स था उसको वापस इंडिया में लाके इंडिया को क्या बना दिया, एक मार्केट बना दिया। इसीलिए आज के समय आप देखेंगे तो हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है क्या है, वो वीक है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फोकस कर रहे हैं कि हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जाए। और नियो कॉलोनियलिज्म मतलब हो गया कि एक टाइप का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है कि इसमें इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो आपके एरिया में जो भी विधायक होगा या जो भी ताकतवर आदमी होगा, तो उसका क्या है, एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। अगर वो कोई काम बोल देता है तो जो वीकर होता है, लोग जो कमज़ोर होता है, उसको मानना पड़ता है, वो चाहे या ना चाहे उसको इनडायरेक्टली उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। यही केस होता है नियो कॉलोनियलिज्म में। यहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इनडायरेक्ट कंट्रोल करती है। जैसे अमेरिका ने, अगर आपने देखा होगा कि ईरान पे सैंक्शन लगा दिया कि ईरान से भैया कोई भी खरीदारी कोई देश नहीं करेगा। अगर कोई भी देश खरीदारी करेगा तो उस केस में क्या होगा, वो उस पे भी सैंक्शन लगा दिया जाएगा। तो ये एक टाइप का क्या था, न्यो कॉलोनियलिज्म ही तो हुआ। तो जिसके तहत जो कंट्री थी, जो वीकर कंट्री थी, वो क्या की, ईरान से अपना जो है सामान लेना बंद कर दी। और यहाँ पे कोई भी फॉर्मल मतलब डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होता जैसा कि कॉलोनियलिज्म के केस में होता है। और ये जो इन्फ्लुएंस का तरीका हो सकता है, ये हो सकता है कि इकोनॉमिक प्रेशर हो सकता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो उस ट्रेड को जो है बंद कर दोगे, ऐसी धमकी दो। या ट्रेड डिपेंडेंसी, अगर जैसे इंडिया है, क्रूड ऑयल अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर कल को हम क्रूड ऑयल वाली जो कंट्री हमको डिपेंड एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसकी बात तो हमें थोड़ी बहुत माननी पड़ेगी ना, नहीं तो कल को हमको क्रूड ऑयल कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हम लोग अपने जो रिसोर्सेस है जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं, ताकि एक कंट्री पे डिपेंडेंसी ना रहे। अगर कभी भी भगवान न करे इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो, तो उसमें क्या हो कि हम अपने जो इम्पोर्ट्स हैं उसको मैनेज कर पाएँ। और एक होता है कि लोन कल्चरल डोमिनेशन। लोन मतलब होगा जैसे चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, आप जानते ही हैं कि चाइना उधार देता है, इतना उधार देगा कि आप वापस ही नहीं कर पाएंगे। जब वापस नहीं कर पाएंगे तो आपका वो कुछ हो सकता है पोर्ट ले ले कि हाँ मैं यहाँ पे अब लीज पे डेवलपमेंट करूँगा, या कुछ और एक्टिविटी जो चाहे वो करवा सकता है। पलेर्मो प्रोटोकॉल ये संबंधित है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी खास तौर से वोमेन एंड चिल्ड्रन का जो ट्रैफिकिंग होता है, उन उनका कैसे उनको कैसे रोका जाए, और इस पे ये ध्यान देता है। इसको सन 2000 में अडॉप्ट किया गया था। अगर इसका ऑफिशियल नेम की बात करें पलेर्मो प्रोटोकॉल का, तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। जो भी लोग या जो भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी इलीगल एक्टिविटी में, उसको क्या करना, प्रिवेंट करना, उस एक्टिविटी को सप्रेस करना है, और अगर वो पकड़ा गया तो उसको पनिश करना बढ़िया से। तो ये आपका पलेर्मो प्रोटोकॉल का ये एम है। हलवा सेरेमनी, आप जानते हैं कि जब बजट बन जाता है, जब बजट बन जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि अगर 1 मार्च को बजट को पेश करना है तो उसी दिन बजट बने, नहीं, 1-2 दिन तो पहले बजट बन जाता है। तो जब 1-2 दिन पहले बजट बन जाता है, जो लोग बजट में इन्वॉल्व हैं बजट को बनाने में, अगर वो बाहर आ गए पब्लिक डोमेन में, तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दे। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 2 बार हो चुका है ऐसी घटना कि बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले ही बजट लीक हो गया। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए जब बजट बन जाता है तो जितने भी ऑफिशियल्स जो इन्वॉल्व होते हैं बजट बनाने में, उनको नॉर्थ ब्लॉक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वहाँ पे बोला जाता है कि आप ठहरिए यहीं पे, जब बजट प्रेजेंट हो जाएगा तभी आप जाएंगे। और इसी खुशी में क्या होता है, सभी वहाँ पे हलवा बनता है, और ये दर्शाता है कि हाँ देखो जो बजट बन गया है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और टीम वर्क को ये दिखा रहा है कि देखिए बजट अब लीक नहीं होगा। क्योंकि सारे ऑफिशियल्स को वहीं जो है लॉक कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक रूम में बंद करके ताला मार दें, ऐसा नहीं, मतलब इतने समझदार तो हो जाते हैं लोग ना कि अगर हाँ आपको यहाँ से नहीं जाना है तो नहीं जाना है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी, ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, आप देखते रहते हैं, कहीं यहाँ पे कहीं वहाँ पे छापा पड़ता रहता है।
कभी नॉर्दर्न स्टेट में, कभी सदर्न स्टेट में, तो ये काफ़ी न्यूज में रहता है। तो ईडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, आप जानते हैं कई डिपार्टमेंट होते हैं, कोई मिनिस्ट्री तो अकेले चलती नहीं, मिनिस्ट्री के अंतर्गत कई डिपार्टमेंट होते हैं। उसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। इसी डिपार्टमेंट के अंदर आपका ईडी काम करता है। और इनका बेसिकली काम है, ये जो 3 एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और तीसरा है आपका फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इन तीनों एक्ट को ये इम्प्लीमेंट करे और इसका जहाँ भी वायलेशंस हो रहा है वहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिगेशन करे और कोर्ट में पेशी दे। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट जनरल बनाया जाता है जहाँ पे ईडी से रिलेटेड केसेस को डील किया जाता है। फिर अगर उस डिसीजन के अगेंस्ट आपको जाना है तो आप फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तो खुले ही हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, अगर हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो ये 17 मेटेलिक एलिमेंट्स का ग्रुप है, जिसमें 15 आपके लैंथेनाइट्स वाली जो सीरीज है, आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जो लैंथेनाइट सीरीज है उसमें 15 एलिमेंट्स हैं। और ये 15 जो एलिमेंट्स खास तौर से मेटल हैं, ये आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। और साथ में आपके 2 एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम एंड एट्रियम। तो टोटल हो गए 17। ये 17 आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। अब इसका रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? ऐसा नहीं है कि ये रेयर हैं या स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं, नहीं, इनका जो नेचर में अवेलेबिलिटी है वो डिस्पर्स फॉर्म में है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे आप बॉक्साइट का ओर ले लीजिए, तो आप बॉक्साइट का 1 kg लेंगे तो उसमें पता चला 80% जो है आपको एल्युमिनियम का ओर मिल जाएगा, एल्युमिनियम मिलेगा, नहीं, ऐसा इस केस में नहीं होता। आप जो है कुछ अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, कुछ अमाउंट, मतलब बहुत डिस्पर्स है, मतलब समझते हैं ना, डिस्पर्स मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में, थोड़े 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 अमाउंट में ये डिस्पर्स है। और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके तहत हम आसानी से इसका इको फ्रेंडली रूप से एक्सट्रैक्शन कर पाएँ और ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो। ये टेक्नोलॉजी चाइना पोसेस करता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि चाइना की डोमिनेंसी है इन द केस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल एलिमेंट्स। अब जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, इनकी यूनिक कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एट्सेट्रा। और इनका यूज आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो बैटरीज, विंड टर्बाइंस, मोबाइल फोन्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। अब एक दूसरा टर्म न्यूज में है, क्रिटिकल मिनरल्स। अब क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जो कि बेसिकली एजेंशियल्स हैं, यानी ज़रूरतमंद हैं फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं आपके? लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, ये सारे एलिमेंट्स किस में हैं? क्रिटिकल मिनरल्स है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं आपके, ये क्या है, क्रिटिकल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन क्या क्रिटिकल मिनरल्स आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि लिथियम आपका क्रिटिकल मिनरल तो है लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं है। क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स टोटल कितने हैं नंबर में? 17। 15 लैंथेनाइट सीरीज के हैं और 2 आपके स्कैंडियम एंड एट्रियम हैं। इंडियन, अगर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करता है और ये एक रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब जैसे आप ये अगर ले लिए, मान लीजिए आप क्या बना रहे हैं, आप जो है बाइक बना रहे हैं। अब बाइक जब बनेगी तो इसमें क्या है, इसके टायर्स की ज़रूरत होगा, इसका सीट बेल्ट, मतलब काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो है आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हो सकता है टायर आप एक कंट्री से करिए, इसका जो है आप सीट दूसरी कंट्री से करिए, इसका जो पेट्रोल पंप वाला जिसमें पेट्रोल डाला जाता है वो आप कहीं और से, इंजन कहीं और से, ये आप कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप मान लीजिए यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं इन रॉ मटेरियल को, जिसको आप असेंबल करके बाइक बना देंगे। तो इन जब रॉ मटेरियल को आप असेंबल कर रहे हैं ना, इंपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर से मान लीजिए अगर इंजन, तो इंजन मान लीजिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इस पर 10% आपका टैरिफ लग रहा है। लेकिन अगर यही आप पूरी बाइक ही इंपोर्ट करें ना तो आपको 5% लग रहा है। तो यानी पे क्या है, जो इनपुट टैक्स रेट है ज़्यादा है कंपेयर टू द आउटपुट टैक्स रेट।
तो यही बात की गई है, जब रॉ मटेरियल जो बेसिकली यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए उन पे टैक्स ज़्यादा हो कंपेयर टू द फिनिश्ड गुड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे आपने जीएसटी अगर पढ़ा होगा तो जीएसटी में जानते हैं कि आप अगर मान लीजिए ये आप ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक है। अब ए ने कोई सामान खरीदा 1000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल, और इस पे 10% क्या है, इन्होंने टैक्स दे दिया, तो ये कितना हो गया, अब इनको ये सामान कितने का पड़ा, 1100 रुपये का। अब इन्होंने इसमें कुछ क्या है, मान लीजिए कुछ ऐड कर दिया, जिसके कारण इसकी प्राइस कितनी हो गई, मान लीजिए अब हो गई, यहाँ पे 1100 लीजिए, अब हो गई 1500। अब यहाँ पे ए जो है बी को बेचेगा, अब यहाँ पे भी इनको जो है 10% देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 150 रुपये यहाँ पे टैक्स दिया और 100 रुपये यहाँ पे टैक्स दिया। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको सिर्फ जो आपने इनपुट किया है सिर्फ उसी पे टैक्स देना है। तो यहाँ पे 100 रुपये दिया, यहाँ पे 150 दिया, कितना दे दिया, टोटल 250। लेकिन इनको देना कितना चाहिए था, जो इन्होंने 400 रुपये एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, इसी पे केवल इनको टैक्स 10% देना चाहिए था। तो ये 40 रुपये इन्होंने ज़्यादा दे दिया। तो ये जो 40 रुपये इन्होंने ज़्यादा दिया है ना, ये 40 रुपये इनका आईटीसी के रूप में अवेलेबल हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। फॉरएवर केमिकल्स, ये एस जो PFAS होता है बेसिकली पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस, इनमें जो कार्बन और जो फ्लोराइड का जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे केमिकल्स में। ये सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और इनमें ये बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण इनका ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनको अगर एनवायरनमेंट में आप छोड़ देंगे तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में सस्टेन रह जाते हैं, जिसके कारण इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। ये आप देखते होंगे जो आपका ये कुछ नॉन स्टिक वाले, जहाँ पे जो ऐसे बर्तन होते हैं ना, फ्राई पैन जिसमें स्टिक नहीं करता ऑयल, तो वो बेसिकली उसमें यही यूज होता है। ये बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए कोशिश किया करिए कि इसको अवॉइड करिए। जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसी का यूज करिए, दैट इज मच बेटर, क्योंकि जितना आप आराम नहीं पाएंगे उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन होता है अब यहीं समाप्त। आपको कैसा लगा सेशन ज़रूर बताया करिए, फीडबैक।